लास्ट वीडियो आपने कवर कर लिया है ना, वहाँ तक सब कवर हो गया है, एकदम ओके है, डन है। आगे स्टार्ट करते हैं। अभी बुक से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। अभी तक तो बुक से अलग पढ़ रहे थे। देखो, लाइन टू लाइन देखते चलते हैं फटाफट, क्या क्या चीज़ें हैं। डिस्कस हमारा काफ़ी कुछ इसमें से हो ही गया है, मेजॉरिटी हो ही गया है। कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिया का है, इसको हम क्या कहते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जिस एक्ट में सारा कुछ कहा गया है, उसको हम कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले पढ़ लिया था। ये आया कब था? ये 1872 में आया था। कौन सी डेट को? 1 सितंबर 2000, वो 2000 कह रहा हूँ, 1 सितंबर 1872 को। सो डेट याद रखना आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो वहाँ तो आप इसको लिख ही सकते हैं। प्लस जब आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बेस्ड आता है तो वहाँ पे भी आप इसको, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बनने का रहता है, 1 मार्क क्वेश्चन इस तरह से कुछ बनने का रहता है। कोई बहुत ज़्यादा डेट्स नहीं है इसमें, कोई आपका हिस्ट्री सिविक्स वगैरह नहीं आने वाले, टेंशन ना लो। पूरे, अगर मैं पूरी लॉ की भी बात करूँ तो हार्डली आपकी 5-6 होंगी, मैक्सिमम 10 डेट्स होंगी, तो उनको याद करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप क्या करोगे मैं बता रहा हूँ, अभी से इसी टाइम से फर्स्ट डे से अपने पास एक पेज, मतलब कॉपी के, बुक के, कहीं के भी आप स्टार्टिंग के पेजेस या लास्ट के पेजेस रिजर्व रखो अपने कुछ एक्स्ट्रा नोट्स के लिए, जो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। उसमें एक हेडिंग लिखो डेट्स। वहाँ पे क्या लिखोगे? डेट। जितनी भी डेट्स होंगी, अभी जहाँ जहाँ भी रेफरेंस आएगा उसको यहाँ पे आप मेंशन करते रहोगे। सबसे पहले लिखो ICA, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका कब आया था? 1 सितंबर को 1872 में। ठीक है, सो ये चीज़ आपको करनी है। इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये आपके पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। ये लाइन हर जगह आपको ऐसे की ऐसे ही मिलेगी। ICA का मटेरियल आपका अपडेट नहीं हुआ है, और उसके अलावा ऑथर्स की बुक में भी मैक्सिमम मुझे जो लगता है कि उन्होंने भी अपडेट नहीं करा है। बट आर्टिकल में जब चेंज आया आपके 370 आर्टिकल में, पता है ना, जम्मू एंड कश्मीर वाले आर्टिकल के बाद, उसके बाद से ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल हो चुका है। अब एग्जाम में आपको क्या करके आता है, 100% श्योर एग्जाम में कोई आपसे इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि ICA को नॉलेज है, बुक में अपडेट नहीं हुआ है। सो फाउंडेशन लेवल पे वो ऐसे आपके साथ नहीं करेंगे कि हाँ भाई कन्फ्यूजन हो स्टूडेंट को क्या लिखना है। अगर बाई चांस आपको थ्योरेटिकली कुछ आता है तो वहाँ पे आप इसी तरह से मेंशन करके आना। ग्रीन कलर में जो मैंने लिखा है ना, ये वाला भी देखो, कलर्स, सॉरी ये वाला नहीं, एक सेकेंड रुकना। देखो, ये मैंने ग्रीन कलर से इसीलिए लिखा है, डिफ्रेंशिएट करा है कि ये मेरा पॉइंट है। सो इसको आप ब्रैकेट में, जब अगर कुछ टेक्सचुअल लिखने में आप सब्जेक्टिव आता है तो वहाँ पे ब्रैकेट में इसको सिंपली ऐसा लिखिए ना, चेक करने वाले को समझ में आ जाएगा कि बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है। हर लॉ में कुछ चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर हमारे जैसे चैप्टर नहीं, डिफरेंट चैप्टर होते हैं। मतलब उसमें ना, जैसे हमारी बुक को पार्ट करा होता है ना, चैप्टर्स में पार्ट ऐसा करा रखा होता है। आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ी, इकोनॉमिक्स, अभी लॉ, तो अलग अलग चैप्टर्स हैं। उसी तरह से पूरे लॉ को, अभी इतना बड़ा लॉ होता है, बहुत कुछ होता है, तो उसको भी पार्ट किए होते हैं। तो कितने चैप्टर्स हैं? 11 चैप्टर्स। और कितने पार्ट्स में कवर हुआ है मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? 2 पार्ट्स में कवर हुआ है। अच्छा, आपको बेयर एक्ट दिखाऊं? बेयर एक्ट मतलब ये प्रॉपर एक्ट तो नहीं है जो मेरे पास है, ज़रूरी भी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो, बट हाँ, पुराने एक्ट ऐसे ही मिलते हैं। देखते हैं, देखो कैसे लिख बना हुआ है, सिंपल सा। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 13 रिपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये इसके बारे में स्टार्टिंग में लिखा है, मिनिस्टर वगैरह को लिखा है। कंटेंट, ये इंडेक्स है। कितना बोरिंग सा इंडेक्स है ना। हमने जो इंडेक्स बनाया कितना कलरफुल बनाया, कलर बुक प्रिंट करनी चाहिए थी, नहीं, ऐसे ही आते हैं, सिंपल आते हैं। अभी मतलब ऐसा नहीं है कि आज भी ऐसी है, आज ऐसा नहीं है। GST का आप एक्ट देखेंगे तो वो टेक्सचुअल, उसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी है, क्योंकि ये पुराने टाइम पे टाइपराइटर के थ्रू होकर फिर स्कैन होकर वो फ़र्क है। अभी टेक्स्ट HD में चलता है, आपका PDF फाइल आ जाती है नॉर्मल डाउनलोड होकर, बट फॉर्मेट आज भी ये रहता है। मुझे मेन किससे बात करनी है? फॉर्मेट से। देखो पार्ट 1, ये पार्ट 1 की बात कर रहा है यहाँ पे, अभी इसके बारे में सारी बातें हुई। फिर सेक्शंस वगैरह आएंगे, अभी हम देखेंगे सेक्शन वगैरह के भी रेफरेंस लेंगे, तो यहाँ पे सब चीज़ें लिखी होती हैं। ये स्टार्टिंग अभी चल रही है, तो देख रहे हो ना कैसे बोरिंग से स्टाइल में कैसे लिखा होता है सब कुछ। और इसकी लैंग्वेज पढ़ोगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। देखें एक बार, The law revision committee commented that on agreement to keep an offer open for a definite period of time or until the occurrence of some specific event should be enforceable, even where there is no consideration to support. कितना मुश्किल सा, अलग सा कैसा लिखा होता है ना इसमें, तो वो दिक्कत रहती है। एक सेकंड रुको ना, क्या ओपन करना था मुझे? हाँ, क्लियर है ये वाली बात?
तो इस तरह से हमारा एक्ट चलता है। ये सिर्फ आपको एक रेफर देना था मुझे कि कैसे एक्ट में लिखा होता है। इतना कलरफुल, इतना प्यारा प्यारा करके नहीं लिखा होता है। पहले देखो एक्ट कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। आईसीए मटेरियल आपको उसको सिंपल सा करके दे रहा है, सिंपल सा उसको ईजी लैंग्वेज में समराइज करके अच्छा सा बना के, और हमने तो उसको और इतना अच्छा इंटरेस्टिंग बना दिया कि उसको पढ़ना और इसको पढ़ना जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती है। ठीक है, हमें क्या पढ़नी है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़नी है। तो यहाँ पे हर लॉ में सेक्शंस होते हैं। आपने सुना होगा ना सेक्शन याद करने हैं, क्या सेक्शन याद करने हैं? अपने सीनियर ब्रदर सिस्टर को कहते हुए सुना होगा कि सेक्शन हम तो याद नहीं करते हैं, ऐसा कुछ सेक्शंस होते हैं। जैसे आपके चैप्टर्स होते हैं ना, पैराग्राफ होते हैं, उसी तरह से इसमें सेक्शन होते हैं। हर चीज़ को एक सेक्शन के नाम से दे रखा होता है, नंबरिंग करी होती है, तो नंबरिंग को हम क्या कहते हैं? सेक्शंस कहते हैं। तो सेक्शन 2A है, ये ब्रैकेट में ही लिखा जाता है ए। तो ये पहला सेक्शन किस चीज़ का है? पता है क्या, जितनी भी डेफिनेशंस होती है ना किसी भी एक्ट में, कोई भी, ये हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, वो हमेशा सेक्शन 2 के अंदर मिलेंगी सारी डेफिनेशन। तो आसान हो गया ना, इतना टेंशन नहीं लेना है, वरना दिक्कत आती। अभी क्या इसके अंदर फिर क्या रहेगा, आगे का पार्ट होता है सब सेक्शन ए, बी, सी, डी, इस तरह से आपके चल रहे हैं। क्लियर है? सबसे पहली बात किसके लिए कही है? प्रपोजल। नोट डाउन करो, कहाँ पे करोगे? जहाँ आपका मन करेगा। ऑफर और प्रपोजल सेम चीज होती है। जो हमने वो डायग्राम बनाया था ना, वहाँ पे उसमें नोट कर सकते हो। ऑफर के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? प्रपोजल। प्रपोजल और प्रॉमिस फर्क है, ऑफर और प्रपोजल सेम है। प्रपोज करना, ऑफर करना सेम है। उसके बाद प्रॉमिस बन जाता है, वो वादा बन जाता है, वो डिफरेंट चीज है। डन है पूरी तरह से? ओके है, चलो प्रपोजल की डेफिनेशन समझते हैं। सेक्शन 2A। अब देखो, पहले एक बार मैं प्लेन रीडिंग कर दूं। ये पूरी की पूरी कैसे है? जब आप लॉ में देखेंगे या अपनी आईसीए की बुक में देखेंगे या इवन एग्जाम में लिख के आएंगे, बिना लाइन ब्रेक के करके लिखेंगे। मैंने तो एक एक लाइन अलग अलग लिखी है ना, पूरा कंटिन्यूटी में लिख के आओगे। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा इजी हो जाए पढ़ने के लिए इसलिए करा। पढ़ के देखें एक बार, रीडिंग करके देखते हैं कितना समझ में आता है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, एक पर्सन सिग्निफाई करता है दूसरे पर्सन को, his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstain, he is said to make a proposal। आसान सी है, याद होगी। सर क्या जी मजाक कर रहे हो क्या? ये तो समझ में भी नहीं आया। सब सिर के ऊपर से गया तो मकान के ऊपर से गया है, ऐसा ऐसे पढ़ना पड़ेगा। हाँ बच्चा, ये तो शुरुआत है, पहली डेफिनेशन है, ऐसे ही करनी पड़ेगी। इससे मुश्किल डेफिनेशन आएंगी। डराऊं क्या अभी आपको? चलो पहले डरा ही देते हैं ना आपको, अच्छे से पढ़ाएंगे बाद में, पहले डरा देते हैं। कंसीडरेशन की डेफिनेशन देखो। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज, विदाउट लाइन मतलब ब्रेक कर लिखना है, सिंगल कंटिन्यूटी में लिखना है आपको एग्जाम में, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सो एक्ट और एब्सटेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसीडरेशन फॉर प्रॉमिस। गड़बड़ है, इतना सारा याद रखना ना बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जाम में, डेफिनेशन ही नहीं याद होती है। इसलिए मैंने इसको अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश करके इजी बनाया। मैंने इसको लाइन को ब्रेक करा है, आपको रीड करना। मैं एक एक डेफिनेशन पे इतना टाइम देने वाला हूँ बहुत, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसमें भी कलरिंग कर दी। कलरिंग से आपको बहुत रहेगी। मैंने आपकी मेहनत मैक्सिमम अपनी तरफ से कर दी है। सारी जितनी मेहनत आपको करनी थी ना, वो इसमें मैंने करी है। एक चैप्टर लिखने में 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। मतलब चैप्टर क्या, मैं अगर कहूँ 2-3 पेज लिखने में मुझे 3-3 दिन लग जाते हैं। तो मेहनत तो लगती है। अब इतनी बड़ी बुक लिखने में कब से बना रहे हैं, समझो। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक पर्सन, मैं पेन लेके आ रहा हूँ आपके पास, एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, मैं पेन बेचने की बात कर रहा हूँ आपको। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, सिग्निफाइज मतलब दूसरे को बताता है, जाहिर करता है अपनी इच्छा। वन पर्सन, इसके ऊपर लिखो ए। अगर आपके पास बुक नहीं है, डिपेंड करता है क्लासेस का आप कैसे ले रहे हो। मतलब जैसे जिस टाइम क्लास रिकॉर्ड हो रही है उस टाइम बुक अवेलेबल नहीं थी, सो आप क्या करेंगे, इसको अपने पास नोट डाउन कर लेंगे या आईसीए का मॉड्यूल पिक करें। लैंग्वेज आपको मैक्सिमम जगह सेम मिलेगी, क्योंकि लैंग्वेज लॉ की लिखी है। जो कानून में लिखा है, सी इंस्टीट्यूट ने भी वही लिखा, मैंने भी वही लिखा, आपको एग्जाम में भी वही लिख के आना। उसी को बस मैटर करता है किस तरह से बाइफरकेट करा है। ठीक है, बात समझ में आई? वहाँ पे मार्क कर सकते हो, वरना कॉपी में नोट डाउन कर लो ना। वैसे आज तक भी तो करते आए हो, क्या दिक्कत है? क्लास के बाद आराम से नोट डाउन कर लेना इसको। बुक तो आपको वैसे तो पीडीएफ में अवेलेबल है ही, तो वहाँ से कॉपी में नोट डाउन पूरा अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करता है, सिग्निफाई कर देता है, बता देता है, इच्छा व्यक्त करता है।
हिज विलिंगनेस टू डू, मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ कुछ करने की, क्या करने की, आपको सामान डिलीवर करने की। ग्रीन लाइन नहीं पढ़नी है, ब्लू क्या के ब्लू, टू डू एनीथिंग, कुछ करने की। विद द व्यू, किस इंटेंशन से मैं आपको वो बात बताऊँ, मैं बता क्यों रहा हूँ, आप होते कौन हो, मैं आपको क्यों, सिर्फ आप ही को क्यों, किसी और को क्यों नहीं बता रहा हूँ। विद ऑप्शन व्यू टू ऑब्टेनिंग, किस लिए, ऑब्टेन करने का। एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, सामने वाले पर्सन की, मतलब आपकी क्या करने के लिए, एसेंट, एसेंट मतलब हामी, यस, आपकी ये चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ आप मुझसे खरीदोगे क्या ये जो भी मैं बेच रहा हूँ पेन, क्यों बता रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि आप हाँ कर दो, बस इस इंटेंशन से बताऊंगा कि आप मुझे ना कर दो, नहीं ना, फिर मैं ऑफर ही क्यों करूंगा। आप जो वो लड़का की ने प्रपोज करा, क्यों करा, इस इंटेंशन से अपने मन की बात बताई ताकि सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर ले। टू सच एक्ट, मतलब आप क्या हाँ किस चीज़ के लिए कर दो, इस एक्ट के लिए जो मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सेल करने की बात कर रहा हूँ। ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, ये क्या कहलाएगा कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, प्रपोजल कर रहा हूँ। ठीक है, बस में ग्रीन लाइन अभी तक मैंने नहीं पढ़ी है। अब आप क्या करेंगे, जितना मैं हाईलाइट करूंगा, जो जो मैं बोलूंगा वहाँ वहाँ वो वैसे वैसे के लिखोगे। चलो लिखना करेंगे शुरू। चलो बाबा चलो बाबा चलो बाबा। सबसे पहले तो क्या, व्हेन वन पर्सन, इसके नीचे लिखो ए। हम पूरी लॉ पता कैसे पढ़ेंगे, ए बी, पूरी लॉ या पूरी सी फाउंडेशन ए बी के नेम से पढ़ाएंगे। हमेशा याद रखना, जब मैं ए बोल रहा हूँ तो वो कौन है, ऑफर करने वाला। चार्ट बनाया था ना, वहाँ पे भी ऑफर करने वाले के ऊपर लिख सकते हो ए, कि भाई वो बंदा कौन है, ए, और जिसने एक्सेप्ट करा वो बंदा कौन है, बी। हम हमेशा ऐसे ही पढ़ेंगे, पूरे का पूरे सी फाउंडेशन निमट जाएगी ए और बी में।